First of all, from here, good morning, and from there, it's a good evening. I shouldn't use the word good night. So otherwise, the session would be closed if I say good night. इसमें कोई शुबा नहीं है कि यहाँ पे मुझे 3 साल हो रहे हैं और इससे पहले मैंने ईस्ट कोस्ट पे भी इस इशू पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी और मेरा ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा स्टे रहा ड्यूरिंग माय स्टडीज़ इन न्यूयॉर्क और जो यहाँ के जो आईवी लीग स्कूल्स हैं तो एक जो जनरल परसेप्शन जो है वो 1980 से और ख़ास तौर से बर्लिन वॉल द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल उससे यहाँ पे एक परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कैसे किया जाए सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया जो एकेडमिक क्राइसिस है राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिबरल डेमोक्रेसी आई एम टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी तो 1997 में ये डिबेट थी कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी how should we how one can judge the performance of liberal democracy वो तो मैं अपनी formal this is not a formal it's rather I would say this is a very informal thought provocative discussion and definitely I am very positive to learn from my colleagues from the participant of this session इसमें जैसे आपने फरमाया सर कि काम बहुत हुआ है और इसमें अगर हम लेटेस्ट से मुराद ये कि इन द नेक्स्ट इन द पास्ट 50 इयर्स और हमें बहुत सारे नाम नजर आते हैं जिन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी पे काम किया उसमें जो सबसे नोन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है नोन से मुराद ये आई मीन नाउ इन एकेडेमिया वी आर आल्सो डिपेंडेंट on the academic advocacy or you can say in very bizarre term academic marketing also किसके कितने रिसर्च पेपर हैं किसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है तो when we entered into this Tom and Jerry race kind of impact factor so that also reduced the strength of our scholarship or mostly or we have been talking to each other and asking about how many research paper you have produced and so instead of talking about the quality of ideas instead of talking about the philosophical discourse that is very much needed in order to investigate any social phenomena तो वो धीरे धीरे मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दिस इज माय 35th ईयर ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है वो ये कि जो किताबें 1970 से पहले लिखी गई बल्कि इसको थोड़ा सा 10 साल और पहले ले जाएं तो उसमें उन किताबों में एक थॉट इन्वॉल्व होती है एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो उसके रीडर को सोचने पे मजबूर करता है अब जो मोस्टली जो लिटरेचर जो लिबरलिज्म पे आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेवी एक्सेस है साइटेशन का और टू मच साइटेशंस जो हैं वो नो डाउट एक लिटरेचर रिव्यू के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं किसी भी किताब के या किसी भी रिसर्च पेपर के लेकिन उससे अगर इफ दीज heavy citations, if they are failed to produce something new, so it is just like the repetition of the past work that has been done with by different scholars. So I particularly like to mention कि इस जो मेरी टॉक है इसकी प्रिपरेशन का जो लिटरेचर है उसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है एक कैटेगरी वो है जो कि जहाँ से हमें थॉट्स जो हैं वो हमें इन्वॉल्व होती हैं और मिलती हैं उसमें मामला शुरू हो सकता है किया जा सकता है सोक्रेटिस से लेके और प्लेटो और सोक्रेटिस का वो डायलॉग जो शिप स्टोरी के डायलॉग से लेके एंड देन कम डाउन टू हॉब्स एंड लॉक्स द पॉलिटिकल थियोरिस्ट द इंग्लिश political theorist and then Hume's the latest one and then in the 19th century we have Bertrand Russell. He also speaks about the very idea of liberalism. एक तो वो कैटेगरी है
दूसरी जो बिल्कुल लेटेस्ट कैटेगरी है, उसमें मेरी आज की टॉक जो है, वो डिपेंड कर रही है जो लिटरेचर मैंने स्टडी किया अपने दोस्तों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसमें फ्रांसिस फकुयामा की सबसे पहली है और वो उनकी किताब का नाम है लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट। फ्रांसिस फकुयामा जापानीज़ ओरिजिन के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ये शागिर्द थे एक और बहुत बड़े प्रोफेसर के जिनका नाम हम सब वाकिफ़ हैं उनके नाम से, सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी आई, लेकिन बाद में जब मज़ीद हम लोगों की अपनी एक इनसाइट बढ़ना शुरू हुई, तो वो थ्योरी जो है वो थ्योरी हमें बहुत ही आई मीन इट डज़ नॉट it does not circumvent the real world, the clash of civilization. मेरा पर्सनल तो आई एम नॉट इन दिस पोजीशन, मैं तो बहुत ही I feel myself and genuinely feel myself a very humble student of political science and particularly history. मुझे लग रहा है कि वो उनकी एक क्लैश ऑफ थॉट्स है, उनका अपना द क्लैश ऑफ idiosyncratic ideologies he might be confronting in those days when he was planning this theory, the clash of civilization. um, उनके शागिर्द हैं फ्रांसिस फकुयामा, जिनकी बड़ी मशहूर किताब जो है वो द एंड ऑफ हिस्ट्री, फिर उन्होंने डेमोक्रेसी पे भी लिखा। दूसरा जो मैंने किताब स्टडी की है वो डैनियल डार्के हैं, और दो ऑथर हैं बेसिकली, डैनियल डार्के एंड मार्क फोर्सी। इनकी किताब है हैज पॉपुलिज्म वॉन। बहुत अच्छी किताब है ये भी, और इसमें भी मैंने नोट्स लिए हैं। तीसरी जो बुक मैंने यूज़ की है आज की टॉक के लिए, वो विलियम गैल्स्टन की है, और ये एंटी पॉपुलिज्म, ये येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और इनकी किताब का टाइटल है एंटी पॉपुलिज्म, द पॉपुलिस्ट थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी। और चौथी किताब जो है वो मैंने स्टडी की है, वो है बर्नार्ड राइटर की किताब है द क्राइसिस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड एंड द पाथ अहेड एंड अल्टरनेटिव्स टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने लिटरेचर स्टडी किया है, और जो फिलोसफी का लिटरेचर है वो ऑलरेडी मेरे पास उसकी नॉलेज है, उसको मैंने अपने नोट्स ली आज के लेक्चर। अच्छा, टू बिगिन विद, सो दिस इज माय लिटरेचर रिव्यू जो मुझे अपने दो आप पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना। नाउ the point is that जहाँ से confusion start होता है academia में, sometime we misconstrued two things together. आपको तारिक साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं बल्कि ना कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका माइक ऑन है, प्लीज माइक आप अपना बंद कर लें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो काइंडली आप माइक बंद कर लें, उससे शोर आता है। जी जी आपकी आवाज आ रही है, जी प्लीज जी कंटिन्यू। मैं एक सेकंड, ये मैंने participant को जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है वो ये है कि हम लोग जब हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ नॉट इटसेल्फ लिबरल डेमोक्रेसी। The problem with the liberal democracy is the performance of liberal democracy. Whether does liberal democracy perform in today's world, or has liberal democracy performed during last 30 or 40 years, then what is the level, what is the criteria of performance? तो मैंने इन किताबों को स्टडी करके पांच जो हैं वो बिल्कुल कॉमन हैं, and everyone is agreed upon, every yes, these are the criteria on the basis of that the liberal democracy can be judged or can be assessed. तो उसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है लिबरल डेमोक्रेसी का, वो है द रूल ऑफ लॉ। दिस इज द क्राइटेरिया नंबर वन, जिसमें दुनिया का जो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो हर साल लिबरल डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस पे अपनी रिपोर्ट शाया करता है। 2023 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, 22 की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है और नेट पे भी अवेलेबल है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स अंडर लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया जो है वो फ्री प्रेस क्राइटेरिया है कि द प्रेस इज जेन्युइनली फ्री एंड जेन्युइनली इंडिपेंडेंट।
Sometime the press is being controlled by the state, but most of the time, the press is being controlled by a non-state actor, or you can say by the capitalist class also. Not necessarily कि मीडिया सिर्फ स्टेट ही कंट्रोल करती है, बल्कि मीडिया जो है वो लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं. So through any kind of manipulation, through carrot or might be through sticks. और जो एक रॉक स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टिक का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए. देन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि डायरेक्टली डे टू डे परफॉर्म करता है लिबरल डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन, वो है द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस which are the which are the uh, balancing element between state and the individual, between state and the citizen. जो balancing act करता है in order in just in case of any tyranny of the state, any atrocities by the state towards any individual or towards any segment of the society. You can use the word the marginalized segments of the society. Then this free independent institution, they should protect their interest according to the rule of law or according to the constitution, whether these institutions are working or not. और the last one, जिसको इन किताबों में डिफरेंट तरीके से फ्रेज किया गया है, लेकिन मैंने उसको फ्रेज किया है, वो है द फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और द फेथ इन द स्टेट. क्योंकि जो लेटेस्ट 2022 की रिपोर्ट मैंने जो स्टडी की है स्टॉक के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा डोमिनेंट एलिमेंट जो आ रहा है वो ये कि व्हेन द रिस्पोंडेंट वर आस्क्ड अबाउट देयर फेथ इन देयर स्टेट, तो इसमें 37% जो है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा 37% रिडक्शन आया है द इरोजन ऑफ फेथ इन द स्टेट. दैट द जो इरोड हुआ है रियासत के ऊपर लोगों का ट्रस्ट. सो दीज आर द 5 क्राइटेरियाज. तो अब मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले मैंने अपने पार्टिसिपेंट के साथ लिटरेचर रिव्यू कर लिया था. ये वो क्राइटेरिया है जिस पे मेरी अब नेक्स्ट टॉक जो है, लेकिन उससे पहले मैं इसके कुछ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स की तरफ आपकी इजाज़त से जाना चाहता हूँ, ताकि हमारी गुफ्तगू में जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहे rather than picking up the stuff from the from the shores, from the bank of the weaver. वो मैं अक्सर ये मैंने अभी एक आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट को भेजा है, तो उसमें मैंने ये लिखा है कि ये जो पिकिंग अप फ्रॉम द द गार्बेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बीवर, हम जब दरिया के किनारे खड़े होते हैं जो कचरा होता है वो किनारों की तरफ आ जाता है, और वी स्टार्टेड पिकिंग अप दैट गार्बेज एंड देन ट्राइंग टू पुट अवर थ्योरीज. और हमें आई थिंक दैट बीइंग द पार्ट ऑफ एकेडेमिया वी नीड टू डाइव डाउन इनटू द बॉटम, क्योंकि जो सरफेस पे जो लहरें बन रही होती हैं उनके करंट्स जो हैं वो वीवर बेड से शुरू होते हैं, और समंदर में भी ऐसा ही होता है. और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो नया सोशल मीडिया है दैट दैट स्टॉप्स डूइंग दैट एक्चुअली. इसकी सबसे बड़ी कामयाबी सोशल मीडिया की ये है कि इसने जो क्लास सिस्टम को एबॉलिश कर दिया है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी और अनफॉर्चुनेटली जो नहीं पढ़ लिख सका, दोनों की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब टिकटॉक रह गई है, अब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है. तो कम से कम इंटेलेक्चुअल लेवल पे अब हमारे यहाँ जो सब्जी वाला है, जो गोश्त वाला है, और बड़ी माजरत के साथ मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, एक ज़माने में जब मैं पाकिस्तान में था, तो जब मैं टॉक शोज़ की जो क्वालिटीज़ देखता था, जो उसके अंदर जो लेवल है, जो इनसाइटफुलनेस का, आप यकीन करें कि वो एक ऑर्डिनरी आदमी से ज़्यादा का नहीं है. और जबकि हम अपने लेजिस्लेटिव से ये तसव्वुर करते हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनसे हम तसव्वुर करते हैं व्हेन दे स्पीक, सो दे स्पीक विद विज़डम. So this is the great achievement of social media, that it has abolished the class gap between the academic classes and non-academic classes in any country, not only in Pakistan, any country. Um, अच्छा देखिए, अब ये दिस इज माय ओन एनालिसिस, और मुझे इन ऑथर्स
की किताबें पढ़ने के बाद जो एक गैप नज़र आया है इन किताबों में कि दे आल्सो ट्राई टू स्कटल अवे, ट्राई टू अवॉइड द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। मैं इसको जब हिस्टोरिकली लोकेट करने की कोशिश करता हूँ इस पूरे लिबरल आइडिया को और अपनी उन स्टडीज़ की बुनियाद पे जो भी थोड़ा बहुत मेरा लिटरेचर की स्टडी है हिस्ट्री की, तो मुझे ये जो क्लू मिलने शुरू होते हैं एविडेंसेस इस लिबरल डेमोक्रेसी के, वो क्लू मिलने शुरू होते हैं मर्केंटाइलिज्म से। मर्केंटाइलिज्म, आई एम सो सॉरी, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स से इजाज़त के साथ सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दीजिए ताकि मैं इसको इस प्रेमिस को एस्टैब्लिश कर सकूँ अपनी अगली गुफ्तगू को बताने। तो क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो हिस्ट्री में, हालाँकि मैं उन स्कूल ऑफ थॉट में से हूँ कि मैं पॉलिटिक्स को साइंस नहीं तस्वर करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स के आगे पॉलिटिकल साइंस लगाने के हक़ में नहीं हूँ। पॉलिटिक्स इज़ द डेरिवेशन ऑफ हिस्टोरिकल फोर्सेस और हुँ, जब मैंने स्टडी किया फिर बर्नर्ड बर्नर्ड लुइस से मुझे शर्फ़ मिला मुलाकात का जिसको मैं पढ़ाता था पाकिस्तान में। ये ही वाज़ ए प्रोफ़ेसर ऑफ मिडल ईस्ट। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हिस्ट्री बेसिकली इट गिव्स यू अ वंडरफुल इनसाइट, अ नेसेसरी इनसाइट टू एक्सप्लोर आवर प्रेज़ेंट। तो ये मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ अपने पार्टिसिपेंट को 14 और 1500 में जब न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो यूरोप में तब्दील होना शुरू हुए। और मर्केंटाइलिज़्म जब यूरोप में स्टार्ट होता है तो एक नई फ़ोर्स इंट्रोड्यूस होती है यूरोप में और वो फ़ोर्स कहलाती है, उसको हम हिस्ट्री में फिशर ने लिखा है उसके बारे में। फिशर बहुत बड़ा यूरोपियन हिस्टोरियन एक है। उसने लिखा है कि ये फ़ोर्स थी जिसको फिशर ने नाम दिया था एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। कि पहले ताकत जो थी वो लैंडलॉर्ड्स के पास थी, नाइट्स के पास थी। मुख्तलिफ जो चर्च के, जो कलीसिया के बड़े-बड़े लोग थे जिनके पास ज़मीनें थी, उनके पास थी। और जो किंग था वो डिपेंडेंट था उनकी उस पावर पे। उसके बाद जब ये टिम्बर आना शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड से, टिम्बर टिम्बर समझ रहे हैं? यानी कि जो लॉग इंडस्ट्री जो जब ये, क्योंकि टिम्बर तो यूरोप में धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। तो जब ये टिम्बर आना शुरू हुआ, एक अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, द ह्यूज जंगल, यहाँ पे फिर के जंगलात हैं जो बहुत बड़े तने होते हैं, उनका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कनाडा की तो 30% इकोनॉमी जो है वो टिम्बर इकोनॉमी है उसकी पूरी। तो जब वो आना शुरू हुआ तो एक नई क्लास ने जन्म लिया जिसको यूरोपियन हिस्टोरियन मर्केंटाइल कहते हैं। यहाँ से जो कैपिटलाइजेशन है, the 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 concept of accumulating capital, that is money, that had become so obvious। और अब जो है इन 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 वॉयज को पेट्रोनाइज करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए अब ये लोग जो हैं ये बादशाह को हेल्प करना शुरू कर रहे थे। और इन लोगों ने फिर अपनी, इन लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनों को छोड़ के और पैलेसेस के पास अपनी टाउनशिप बनाना शुरू, पैलेसेस के पास। और ये जब लोग अपनी ज़मीनों से हट गए और पैलेसेस के पास आ गए तो इनको यूरोपियन हिस्टोरियन ने टर्म दी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। आपको ये पाकिस्तान में फिनोमेना आज नज़र आ रहा होगा। ये जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनका एक घर कराची में होगा, एक लाहौर में होगा, एक इस्लामाबाद में। लेकिन वो जब इलेक्शन के लिए जाते हैं तो वो अपनी ज़मीनों की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे सिंध में, सिंध का हर एमएनए जो है उसका एक घर क्लिफ्टन में और डिफेंस में होगा। लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है, तो वो उस आबादी में जाता है जहाँ वो खुद रहना भी पसंद नहीं करता। तो वो एब्सेंटी, क्योंकि वहाँ पे जो हावी हैं, वो उसकी असल ताकत है, क्योंकि वो उसको वोट डालेंगे। और क उसके जो बच्चे हैं वो डिफेंस और क्लिफ्टन में पढ़ेंगे या वो लाहौर के गुलबर्ग में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल ताकत है, वो लैंडलॉर्ड्स वहाँ पे। तो एग्ज़ैक्टली ये फिनोमेना 1500 और 1600 में बहुत मैसिव हुआ। तो लोगों ने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि ये नई पावर आई। अब इस पावर का जो पहला क्लैश होता है, वो कंज़र्वेटिव्ज़्म की थॉट के साथ होता है। क्योंकि जब बादशाह ने इनके ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू किए तो उन्होंने कहा भई अब बादशाह को कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
तो फिर ये एक रिलीजियस फिनोमेना आया और 30 इयर्स वॉर स्टार्ट हुई और फिर आप यूरोप देखिए, यूरोप एक बड़ा इम्पोर्टेंट खिता है। एक छोटे से यूरोप में आप देखिए कि लिंग्विस्टिक प्रोलिफरेशन कितनी हुई। यानी कि यू जस्ट ड्राइव द कार जस्ट फॉर 4 आवर्स, यू विल एंटर इनटू अ न्यू लिंग्विस्टिक एरिया। आप पोर्चुगल से ड्राइव करना शुरू करें, आप 4 घंटे ड्राइव करेंगे, यू विल एंटर इनटू स्पेनिश एरिया। आप 8 घंटे ड्राइव करेंगे, यू विल एंटर इनटू फ्रेंच एरिया। आप फिर कुछ आवर्स ड्राइव करेंगे, you will enter into German area. And then these proliferation after the 30 years war, 30 years war was started at 1618 and ended at 1648. ये पीरियड को समझना आज के इस टॉपिक के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी पीरियड के दौरान जो है वो या इसके फ़ौरन बाद जो है, यूरोप में एक नई वेव आती है और उस वेव को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वेव, जिसको हम जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि आप समझिए कि 1700 के आखिर से लेके और 19th सेंचुरी के शुरू में, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के शुरू में यूरोप में आ जाता है। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो तब्दील हो रहे हैं। तो मैं इस सारे आइडिया को इस तरह से आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ जो इन स्कॉलर्स ने भी अवॉइड किया है डिस्कस करना, वो ये है कि द द वेरी डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट फोर्सेस विद लिबरल डेमोक्रेसी। तो कैपिटलिज्म को मैंने देखा है, ना फकुयामा ने डिस्कस किया अपनी किताब में और ना ही जो है वो इन ऑथर ने डिस्कस किया इस किताब में। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो फ्लॉज हैं, ये जो पंजे हैं कैपिटलिज्म के, इस ये it seems very difficult to get out of this what should I say, इस केज से निकलना बड़ा मुश्किल है, नजर आता है। अब मैं मॉडर्न पीरियड की तरफ आता हूँ कि ये लिबरल डेमोक्रेसी का जो प्रचार हुआ हमारी तारीख में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वो 1945 के बाद से हुआ, क्योंकि 1945 में the capitalist forces of the West, they were facing a, a very gruesome threat of socialism that was emerging from the Oriental sky. Socialism from Russia and the socialism from another form of socialism from China. तो ये एक नया थ्रेट था जो जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ actually the end of the Second World War, it heralded a new devastating silent war, that is the Cold War, which was not only the physical, which was not fought on the physical fronts only, but they were also fought in ideological fronts. और यहाँ पे फिर हमें नजर आता है कि जो peddlers of liberal democracy, the peddlers of liberal democracy, they they propagated the whole idea of democracy in a way that the democracy is the only way out to find the right person for the right job. And the world was, we all know that, being the part of academia, we all know that our world was practically divided into two poles, the two ideological poles. When you see that ideological poles, you see that the economy lies in the center of the conflict. Economy lies in the center of the conflict, because in capitalism everything belongs to individual, and in socialism everything belongs to state. तो मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा मामला बहुत जो है वो कंडेंस हो रहा है, तो मैं एक आपको बड़ा अच्छा सा एक हिस्टोरिकल नरेशन बताता हूँ जो मुझे कैनेडियन हिस्ट्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से हुई है, एंड आई होप दैट दैट विल आल्सो मेक यू स्माइल, और इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब कार्टियर साहब यहाँ आए, कार्टियर वाज द मैन हु, क्योंकि हम कैनेडियन हिस्ट्री और ओरिएंट में ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, बिकॉज कनाडा का जो इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो इतना नहीं है जितना हम अमेरिकन हिस्ट्री को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज अमेरिका एज ए ग्लोबल चैम्पियन और लिबरल हेजेमनी जो कायम करना चाहता है दुनिया में। मैं लव्स लिबरल एंड हेजेमनी। सो तो यहाँ पे कार्टियर अपनी डायरी में लिखते हैं कि
कि हम जब यहाँ आए, ये क्यूबेक सिटी एक है यहाँ पे, क्यूबेक प्रोविंस का नाम भी है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क स्टेट है। तो यहाँ पे क्यूबेक सिटी, जो कि पहला फर्स्ट सेटलमेंट जहाँ कनाडा में हुई। तो इनकी जब यहाँ पे एक लोकल, यहाँ पे एबोरिजिनल्स कहलाते हैं, ये एबोरिजिनल पीपल जिसको हम रेड इंडियन समझते हैं ना, हम ये टर्म भी बहुत यूज करते हैं यहाँ पे, एबोरिजिनल। तो यहाँ पे एबोरिजिनल ट्राइब था जो कि ईस्ट में था, जिसका नाम हम मेटिस, METIS। तो कार्टियर जो हैं वो एक फ्रेंडशिप करते हैं एक ट्राइब के चीफ के साथ। तो वो कहते हैं उनको, ये इस डायरी में लिखा है कार्टियर ने अपनी, जिसका ट्रांसलेशन, कार्टियर ही वाज ए फ्रेंच एक्चुअली, ही वाज नॉट इंग्लिश, क्योंकि पहले यहाँ फ्रेंच आए थे। तो कार्टियर अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने उस चीफ से कहा कि ये बहुत अच्छा एरिया है, तो हम इसको परचेज कर लेते हैं, हम आपको इसके पैसे देते हैं और हम ये परचेज कर लेते हैं। अब आप जवाब सुनिएगा, आप एक्सप्रेशन सुनिएगा, यू वुड बी सरप्राइज। तो ट्रांसलेटर मौजूद था, एक आदमी था जो कि जिसका एक्सपोजर पहले हो चुका था फ्रेंच लोगों से, तो वो ट्रांसलेट कर रहा था। तो ये चीफ के साथ उनके एक दो लोग और भी आए थे। तो ट्रांसलेटर ने चीफ को उसकी जबान में ट्रांसलेट किया कि ये लोग ये खरीदना चाहते हैं जमीन। तो उसने बड़ी हैरानी से, उसने कहा कि उसका मुंह खुल गया और उसने बड़ी हैरानी से अपने दूसरे दोस्त की तरफ देखा और उसने यूं किया इस तरह से हाथ का कि ये तो नेचर है, दिस इज अर्थ, अगर आप इसको परचेज भी कर लेंगे तो आप इसको लेके कैसे जाएंगे? एंड द वेरी आइडिया ऑफ परचेजिंग अर्थ, द वेरी आइडिया ऑफ परचेजिंग ओशन, द वेरी आइडिया ऑफ परचेजिंग नेचर, तो वो एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे कि अच्छा, क्या जमीन भी फरोख्त हो सकती है? तो ये जो आइडिया था इनका, और आप यकीन करें कि जो अमेरिकन हिस्ट्री, हमारे पार्टिसिपेंट अगर उनको आइडिया है अमेरिकन हिस्ट्री का, तो अर्ली सेटलमेंट तो ईस्ट पे हो गई थी। यानी कि अगर आप ऊपर से काउंट करना शुरू करें, तो मेन स्टेट है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क है, कनेटिकट है, फिर न्यू जर्सी है, डेलावेयर है, यहाँ पे तो इरेगुलर सेटलमेंट हो गई थी। लेकिन एप्लांचियन माउंटेन के पास, आई एम सॉरी मैं मैप दिखा नहीं सकता हूँ अभी, एप्लांचियन माउंटेन के बाद का जो अमेरिका है, वुड यू बिलीव कि वो उसे परचेज किया गया है स्पेन से? और ये बहुत हिस्ट्री का, अमेरिकन हिस्ट्री का बड़ा फेमस टॉपिक है, इसका नाम है लुजियाना परचेज। तो पूरा मिडवेस्ट खरीदा गया है, फिर उसके बाद अलास्का खरीदा गया। ये कनाडा का एक प्रोविंस है मैनिटोबा, इन्होंने इसकी भी रकम लगा दी थी कि आए भाई बातचीत कर लें आप कि कितने पैसे लेंगे। तो द कंट्री वर ऑन सेल। तो दिस वेरी आइडिया ऑफ परचेजिंग द लैंड, अब ये हमारे यहाँ एक जिन की तरह से बोतल में से निकल के आया। अब हम बड़े फख्र से बताते हैं कि हमारे इस जमींदार के पास जो है वो 400 एकड़ जमीन इसने खरीद ली है। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? यानी कि जब आप इनकी कॉबॉय मूवीज देखें, तो उसका एक बड़ा कॉमन जुमला होता है कि कोई औरत निकल के आती है और कहती है, स्टेप आउट फ्रॉम माई लैंड, दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आदमी किसी दूसरी तरफ चला जाता है, वहां से एक और आदमी आता है, कहता है, एक्सक्यूज मी, यू आर वायलेटिंग माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। आदमी अगर हवा में उड़े तो कोई हेलीकॉप्टर आए कि एक्सक्यूज मी, यू आर वायलेटिंग माई एयर स्पेस, दिस इज माई एयर स्पेस, यू कैन नॉट एंटर इन टू इट। और या कोई बेचारा कश्ती वाला किसी समंदर के दूसरे पानी में चला जाए, वहां पे इंडियन शिप आ जाए कि यू आर वायलेटिंग अवर ओशन। सो द ओशन, एयर स्पेस एंड लैंड, that all been the commodification of these nature, and that was the main criteria, philosophical criteria, the philosophical reason that this liberal democracy has entered into a mad race, the race that based on madness। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया द परफॉर्मेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब मैं इस टॉपिक के बाद, अब मुझे 10 मिनट बस सिर्फ मैं और आपके लूंगा, आई एम सॉरी मैं ओवर स्टेप तो नहीं कर रहा हूँ सर, मेरे पास अभी है 5-7 मिनट हैं। बिल्कुल आप इसको कंक्लूड करें, कोई मसला नहीं जी, है, आप 10 जी बस मिनट मैं और। आपको conclude- जी अब मैं जी कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उस डेटा पे आ रहा हूँ जो बिल्कुल मॉडर्न डेटा है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो, हियर इन जस्टिन ट्रूडो, then you can count Lula da Silva, the recent election in Brazil.
लूला डिसल्वा वर्सेस बोल्सोनारो, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस बाइडेन और वर्सेस हिलरी क्लिंटन। यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो, a very handsome looking young guy and the son of a very famous president, prime minister of this country, Perry Trudeau, जो बहुत उसने 15 साल 3 टर्म निकाली और बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर तस्वीर किया जाता है। जब आप उसको देखें, फिर आप एंजेलिना मर्केल, देन आप बोरिस जॉनसन, ब्रेक्सिट का फिनोमेना, जो कि एक लेफ्ट जो कंजर्वेटिव लेफ्ट की एक वेव यूरोप में आई कि जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस यूरोपियन यूनियन, वी आर गेटिंग नथिंग विद रिमेनिंग इन द, एंड बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ गया ब्रेक्सिट के ऊपर। देन व्हेन वी कम टू द ईस्टर्न यूरोप, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि किस तरह से जो लिबरल डेमोक्रेसी है, that has been seriously threatened by populism, the wave of populism। और आपको एक राइट का, जो कंजर्वेटिव राइट का फिनोमेना जो है, जिसमें कहीं पे आपको मजहब नजर आता है, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आपको इमिग्रेशन पॉलिसीज नजर आती है। आप यकीन कीजिए कि सदर्न स्टेट में दोबारा से वही नैरेटिव कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका में, कि जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि दीज इमिग्रेंट्स दे आर पॉइजनिंग अवर कल्चर। फिर नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, इफ यू डोंट फॉलो अस देन गेट अवे, वी डोंट नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। ये उसका स्टेटमेंट है। फिर एंजेलिना मर्केल ने जब अपने इमिग्रेशन डोर ओपन किए फॉर द सीरियंस, फॉर डिस्टर्ब्ड एरिया, फॉर सीरियंस, एंजेलिना मर्केल की पार्टी का को पिछले इलेक्शन में उसको हावी तो नहीं, लेकिन उसको वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिल सके उसमें वहां पे। फिर हम जब ईस्ट की तरफ आए तो आप देखें कि जो कंजर्वेटिव राइट है, वो प्यूटन की सूरत में हमें नजर आता है। फिर जब हम इंडिया में आए तो देखें तो वहाँ पे पूरा हिंदुत्व जो है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो जो कि सेकुलर प्रिंसिपल है, वो दैट हैज बीन कंप्लीटली टार्निश्ड। और एक जो हिंदुत्व वेव है, उसको आप देखिए, उनका राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो यूपी, सीपी, बिहार, ये जो काउ बेल्ट जिसको हम कहते हैं, ये सारे वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेंगे। और जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो आपको सिर्फ ईस्ट की साइड में नजर आएंगी, ममता बनर्जी की सूरत में, बंगाल, केरला, कैलकाटा, ये इसमें आपको नजर आएंगी यहाँ पे। लेकिन ये जो काउ बेल्ट है, ये काउ बेल्ट जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये कंजर्वेटिव राइट की तरफ चला जाता है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो है, वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ मामला है। वहाँ पे भी अपोजिशन पार्टीज को और जो फ्री मीडिया है, उसको सल्व किया जाता है। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी की जो परफॉर्मेंस आ रही है सामने निकल के, इसमें जो कैपिटलिस्ट क्लास इंटरेस्ट है, वो दैट एक्चुअली लिबरल डेमोक्रेसी हैज बिकम अ वेरी सेफ एनक्लेव फॉर दीज कैपिटलिस्ट क्लास। जो हमारा जो क्लास गैप है, लिबरल डेमोक्रेसी उन इश्यूज को एड्रेस करने में नाकाम हो रही है। और ये हमें, हमारा जो लेटेस्ट डेटा हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉपुलिज्म है, ये पॉपुलिज्म जो है, ये जब कंबाइंड हुआ एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, तो अब जो डेमोक्रेसी, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी has become so vulnerable because of this social media and particularly the AI technology। अब तो चाइना ने जो बोर्ड्स तैयार किए हैं, जो इलेक्टोरल कैंपेन के लिए चाइना ऑफर भी कर रहा है यहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, कि प्लीज डू नॉट बॉदर योर वर्कर्स, डोंट आस्क देम टू कम ऑन द स्ट्रीट, वी कैन डू इट फॉर यू, आवर बोर्ड्स कैन डू इट फॉर यू। अगर आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमारे बोर्ड्स जो हैं, वो आपको घर बैठे हुए आपका जो इलेक्शन, आपकी कैंपेन है, आपके नैरेटिव को जो है वो डोर टू डोर पहुंचा सकते हैं। देन एआई जनरेशन, द एआई टेक्नोलॉजी, नो डाउट इसको पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है, बट when it enters into democracy, when it enters into politics, then to me, I might be wrong,
कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दैट आर मोर डेंजरस देन इट्स द पॉज़िटिव साइड इफ़ेक्ट्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा कॉन्क्लूडिंग पॉइंट जो है, वो ये है कि कि जब हम पॉपुलिज़्म पे जाते हैं, तो पॉपुलिज़्म का जो थ्रेशोल्ड है, वो बिलो एवरेज होता है। कुछ मिथ जो हैं, वो हमारे कुछ ऐसे फ्रेजेस कॉइन कर लेते हैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जब बाद में हम उसको बहुत ही कामली, क्वाइटली, जेन्युइनली इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक मिथ थी, दैट इज़ नॉट रियलिटी। तो मैं भी रिसेंटली इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। ये मैंने कहीं लिखा भी नहीं है। मैं द फर्स्ट टाइम मैं इन आप पार्टिसिपेंट के सामने ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ अपनी एक ये फ्रेज कि जो अ अ, ये जो फ्रेज़ था कलेक्टिव विज़डम, वो मैंने बहुत इसके बारे में सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि विज़डम कलेक्टिव हो नहीं सकती है। जो कलेक्टिव चीज़ होगी वो पॉपुलिज़्म होगा, वो विज़डम नहीं हो सकती। आइंस्टाइन की विज़डम, न्यूटन की विज़डम या किसी भी बड़े ब्रेनी हम आई एम सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा नाम उधर के ले लिए। ग़ज़ाली की विज़डम, मौलाना रूम की विज़डम इन इन लोगों की विज़डम जो है वो जनरल मासेस की विज़डम के लेवल पे नहीं आ सकती है। जनरल मासेस की जो विज़डम है, वो उसका थ्रेशोल्ड जो है वो रियासत के लोगों को चुनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपकी टॉपिक है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। कभी मेरा ज़हन जिन्ना साहब की उस रिस्पॉन्स की तरफ जाता है, अगर हम पाकिस्तान को अगर कॉन्टेक्स्ट में रखें कि जब उनसे एक अमेरिकन सहाफ़ी ने पूछा 1948 में कि आप किस तरह की रियासत कंसीव कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, ये कोट अनकोट जवाब उनका है। उन्होंने कहा कि वुड बी लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ऑल दीज़ स्टेट्स वुड बी वेरी पावरफुल और रियासतें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। उस वक़्त रियासत का लफ्ज़ उन्होंने सूबों के लिए लिया था। इट इज़ जस्ट लाइक ए ऑन द बेसिस ऑफ कैनेडियन ऑफ द अमेरिकन फेडरलिज़्म। दूसरा मेरा ज़हन जो है जाता है जो कि इट सीम्स टू मी वेरी इम्पॉसिबल। अभी 4 महीने पहले ऑक्सफोर्ड में भी एक जो है वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। अ, उसमें भी लोगों का नेट कन्क्लूज़न ये था कि इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जहाँ से ये लफ्ज़ ड्राइव किया गया है डेमोस फ्रॉम द ग्रीक सिटी स्टेट, तो सिटीज़ को जो है वो स्टेट माना जाए और सिटीज़ को एम्पावर किया जाए। क्योंकि सिटी गवर्नमेंट जो है वो जो थर्ड टियर टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको उमूमी तौर पे इवन यू कैन आल्सो इंक्लूड कनाडा। कनाडा में भी ये डिबेट है। बड़े सिटीज़ जो हैं वो ओटावा से हमेशा नाराज़ रहते हैं कि आप जो पॉलिसी प्रोसेस डिसीजन मेकिंग है उसमें सिटीज़ को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है। और यही प्रॉब्लम जो है वो ओरिएंट की तरफ भी है यही प्रॉब्लम। तो मैं बहुत ही विद वेरी लॉट ऑफ कॉशन आई वुड रिकमेंड नॉट रिकमेंड आई वुड सजेस्ट ऑन दिस क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट might be the confederation, what might be the next confederation means like to empower the local smaller unit of governance which is the municipal corporation. अम, अ, तो 3 आइडियाज़ हैं। एक सिटी गवर्नमेंट की तरफ जाए मामला जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140 ए है और या फिर जो है वो कन्फेडरेशन की तरफ जाए या फिर जो बेस्ट मॉडल है जिसको अब यूरोप में और अमेरिका में बहुत स्टडी किया जा रहा है, वो चाइनीज़ मॉडल है, चाइनीज़ कम्युनिज़्म, द मॉडल ऑफ चाइनीज़ गवर्नेंस। तो उसमें ज़्यादातर जो कम्यून्स हैं they are all in their development and growth mode. Thank you very much for your patience listening. I'm so sorry. मुझे लग रहा है कि मैंने टाइम वो जो है वो इंक्रोच किया। थैंक यू सर, थैंक यू। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है कि बहुत से सवाल भी होंगे। अब अभी पैनल की तरफ चलते हैं। वारसी साहब, ओवर टू यू। तो वारसी साहब। सर
सर थैंक यू वेरी मच। और प्रोफेसर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जितना डेप्थ में और जिन डायमेंशन से बात की, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम पैनल में जो है इसको कवर अप कर सकते हैं। तो हमारे साथ फैमिली में इस टाइम पे 3 लोग मौजूद हैं। मैं एज अ मॉडरेटर जो है वो हैप्पीली जो है वो परफॉर्म करूंगा। और थैंक हाँ, यू अगर वासी साहब, किसी थैंक यू। किसी क्वेश्चन की कोई मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आई विल टेक पार्ट इट। तो हमारे साथ साजिद खान साहब हैं, सबूर साहब हैं और तहरीक साहिबा हैं। अगर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करें और हम ये देखें कि अ, अ, मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो करना चाहूँगा साजिद खान साहब से। साजिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी की डिक्लाइन को मद्देनजर रखते हुए बात करें, तो आप जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अंडरमाइनिंग को विद इन पाकिस्तान जो है वो कैसे देखते हैं, जिसमें हमारा रोल ऑफ अथॉरिटेरियन जो रोल है, आप उसे एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं या आप उसे जो भी नाम देना चाहें, तो उसकी मौजूदगी में आप कैसे देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन है उसे आप कैसे देखते अच्छा, मुझे जी, थोड़ा साजिद साहब 1 मिनट, थोड़ी-सी मुझे ना एक वज़ाहत करने दें वारसी साहब के क्वेश्चन असल में साजिद साहब से नहीं है। हैं? ठीक साजिद है। साहब क्वेश्चन मैंने करना डॉक्टर ता से करना है। ओके उसमें वो अपना ज़ाहिर व्यू भी दे सकते हैं। तो ओके मतलब ओके थोड़ा ओके जी ओके, जी। थोड़ा आई हैव टू keep it within 30 minutes हाँ, as a हाँ। moderator. Okay, so Sajid Saab, over to you, so you can ask any questions from Professor. थैंक यू वासी साहब, थैंक यू डॉक्टर ता, वंडरफुल टॉक, रियली यू इनलाइटेंड अस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। सर, और मेरा कंप्लीट एग्रीमेंट है आपके साथ, वो जो आपने डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए उनके साथ भी। अच्छा, हम अगर इसको पाकिस्तान के साथ अगर कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहें, है कि ये अनफॉर्चुनेटली जितने भी ये जो 5 इंडिकेटर्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, इंस्टीट्यूशनल रोल है, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये अनफॉर्चुनेटली हम लैग करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ रिसेंटली एक सर्ज आई है पॉपुलिज्म की पाकिस्तान में भी। इमरान खान फैक्टर ने एक पॉपुलिस्ट रेटोरिक क्रिएट किया और इस स्टेज पे उसने खासी एक ट्रांसलेट भी हुआ, वो खासी हद तक इलेक्टोरल मैंडेट में भी ट्रांसलेट हुआ कि पिछला इलेक्शन तो मैनेज था, लेकिन इस दफा तो वो ऑपोजिशनल रिलेशनशिप में थे स्टेट के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक गैदर किया। अच्छा, उसमें जो मेजर रोल प्ले किया और उनकी जो ज्यादातर इलेक्टोरल कैंपेन थी पाकिस्तान के ट्रेडिशनल पैटर्न से हटके, वो सोशल मीडिया बेस्ड थी। ये सोशल मीडिया का यूज किया गया और उससे उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया पाकिस्तान के जो इलेक्टोरल डायनामिक्स थे, उनमें खासी बड़ी शिफ्ट लेके आए। अच्छा, उसमें मेरा आपसे वही है कि ये बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन थ्रू सोशल मीडिया है, इसमें एक तो डेप्थ लैक करती है, वो जो आप कह रहे थे कि गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द शोर्स, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें वही एलिमेंट हमें रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जरा ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट थी, उसको भी कभी स्टेट कंट्रोल करती थी या कभी वो जो कैपिटलिस्ट हैं वो कंट्रोल करते थे, लेकिन उसमें एक डिसेंडिंग वॉइसेस का एलिमेंट मौजूद था। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सोशल मीडिया है, ये आपको एक टनल विजन ज्यादा दे रहा है, ये सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, रेडिकलिज्म ज्यादा प्रमोट हो रहा है, उसमें कॉमन स्पेस है या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो इवॉल्व नहीं हो रही, पोलिटिसाइज हो रहे हैं लोग और रेडिकल लाइंस पोलिटिसाइज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ फिर उनमें वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ का नहीं पता है, इंस्टीट्यूशंस का रोल का नहीं पता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बिलीव नहीं करते, डिसेंडिंग वॉइसेस, कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, ये जो सारी वैल्यूज नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा डेंजर है? जो भी जिस तरह की भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हमारे, हम तो इसको पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पे यहाँ पे रेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है जी, हम डेमोक्रेटाइजेशन और पोलिटिसाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमने यूथ को एंगेज कर लिया है, लेकिन वो किन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है और उसकी क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा सर?
नहीं, प्लीज। बिल्कुल, मैं साजिद साहब आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो हम जब पाकिस्तान को हम एकेडमिक रिसर्च फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि वो जितने मॉडल्स एग्ज़िस्टिंग मॉडल हैं, वो काफ़ी नहीं हैं। हमें कुछ नया मॉडल तलाश करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि पॉलिटिक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रॉब्लम एकेडमिक नेचर का है कि जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अगर रियासत की जो डेफिनिशन है, उस पे पाकिस्तान की रियासत पूरा उतर रही है नहीं उस डेफिनिशन पे। या पाकिस्तान में जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जन्म कैसे हुआ या पॉलिटिकल पार्टीज़ ओरिजिनेट कैसे की, तो पाकिस्तान की शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो इंटरनेशनल डेफिनिशन के ऊपर पूरी उतरती हो। आपने कभी महसूस किया कि पाकिस्तान में क्लास लाइन के ऊपर कभी पॉलिटिक्स नहीं होने दी गई कि क्लासेस की पॉलिटिक्स हो, लेबर पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर लेबर पॉलिटिक्स, यूनियन पॉलिटिक्स, इसको कभी भी फ़रोग़ नहीं होने दिया गया। और ये जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया की जो तबाहकारियाँ हैं, वो और मुकामात और वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन एरिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा डिवास्टेटिंग होंगी। इसकी मैं आपको बड़ी एक लॉजिकल रीज़न देता हूँ, आई होप कि आप मुझसे एग्री करेंगे। कि देखिए पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम में ना डेमोक्रेसी के ऊपर कोई सब्जेक्ट होता है, ना सिटीज़नशिप के ऊपर कोई सब्जेक्ट होता है, ना किसी किस्म का जो है वो मैं आपको बताऊँ कि क्लास 7th की कोर्स था सोशल स्टडीज़ का, तो मैंने उस पैराग्राफ को इस्लामाबाद की एक कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाया था। तो चैप्टर नंबर 4 था, मुझे अब याद नहीं है, कि पाकिस्तान में तमाम कौमियतें हँसी-खुशी और मिल-जुल के रहती हैं। ये बच्चे को क्लास 7 में पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तमाम कौमियतें जो हैं वो हँसी-खुशी और मिल-जुल के रहती हैं। पाकिस्तान एक अज़ीम मुल्क है, यहाँ पे गर्मियों में लोग बारीक कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं। ये एग्ज़ैक्ट वर्डिंग थे। अब मुझे बताइए कि जब इस किस्म की तालीम के बाद जिसमें कि हमारा हाई स्कूल का बच्चा जिसकी उम्र 17 साल या 18 साल या कॉलेज का बच्चा उसको कॉलेज का करिकुलम देख लें तो उसमें आपको ना रूल ऑफ लॉ का कोई चैप्टर नज़र आता है ना उसमें आपको कोई चैप्टर सिटीजनशिप का नज़र आता है सवाए जीवे जीवे पाकिस्तान के आपको जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो नहीं नज़र आते कुछ भी तो ऐसी सूरत में आप देखिए इस सोशल मीडिया ने हमारे प्लेग्राउंड्स खाली कर दिए, हमारी लाइब्रेरियाँ जो हैं वो कब्रिस्तान का मंज़र पेश कर रही हैं और 18 साल का बच्चा जिसको कि हम अपना 10 मरले का प्लॉट खरीदने के लिए उसकी राय नहीं लेना चाहते, उसकी राय को साइब नहीं समझते, वहाँ हमने 18 साल के बच्चे को इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, इस 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लोगों को सिलेक्ट करने का भी हक दिया हुआ है कि जो अगले 5 साल तक जो है इस मुल्क के ऊपर रूल करेंगे। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हालाँकि ये बड़ा एक समझिए कि एडल्ट फ्रैंचाइज़ से हट के है कि इसकी इसकी लिमिट जो है वो 21 इयर्स होनी चाहिए, बजाए इसके कि 18 इयर्स होनी है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि 18 इयर्स का बच्चा जो है उसको उसको मेंबर लेजिस्लेटिव चुनने के लिए उसको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। उसको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या एटलीस्ट उसको इस तरह से होना चाहिए कि वो समझ सके। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को अब बस एक आखिरी बात साजिद साहब आपकी जवाब दिया। आप किसी भी बच्चे से मैट्रिक के या कॉलेज के उससे पूछें कि एडिटोरियल पेज क्या होता है? व्हाट इज़ एडिटोरियल? मुझे 99% यकीन है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता। और आप और हम उस दौर को जानते हैं कि जब जंग अखबार या नवाए वक्त हमारे दरवाजे पे आता था, हम भागते थे और उसमें जो बुज़ुर्ग होते थे, वो एडिटोरियल पेज हमसे ले लेते थे और हमारे वालिदैन और हम जो है वो चटपटी खबरें पढ़ने के जो पहले फ्रंट पेज पे आती हैं ना, हम वो आदी होते थे और मुझे याद है मेरी वालिदा कहती थी तुम खबरों का पेज ले लो और हमें जो है वो एडिटोरियल दे दो, जिसमें बड़े नामी-गिरामी लोग जो हैं, वो अपने आर्टिकल्स लिखते थे और हम शौक से पढ़ते थे। अब जो है वो सारे आर्टिकल्स जो हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं और टिकटॉक, रील, टिकटॉक ये जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रही है। तो ये संजीदा रियासत के मामलात के लिए पॉपुलिज़्म मैं समझता हूँ कि दिस माय वेरी हम्बल ओपिनियन
विदाउट एनी ऑफेंस, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप पॉपुलिज्म के ज़रिए आप लीडर सेलेक्ट करें। और इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ रेफ़र कर रहा हूँ, सारे दोस्त उसको देख सकते हैं, जो प्लेटो की किताब है द रिपब्लिक, तो उसमें उसने उस्ताद के साथ जो उसका मकालमा हुआ है, जो शिप वाली स्टोरी है, द शिप स्टोरी, उसका नाम ही यही। तो जो उसने एनालॉजी जनरेट की है कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो इलेक्ट हो गया पॉपुलर वोट के ज़रिए। तो प्लेटो ने कहा कि सोक्रेटिस ने कहा, जब तुम उसके पास गए कैप्टन के पास और उससे पूछा कि भाई आपने कितनी दफ़ा इस शिप को ले जा चुके हैं, अटलांटिक क्रॉस किया, तो उसने कहा मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा शिप देखा है, ये तो इन लोगों ने मुझे वोट दे के कैप्टन बना दिया, मेरा शिप से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जो है वो बगैर ट्रेनिंग के आता है, अनफॉर्चुनेटली साजिद साहब। यानी कि इसकी ट्रेनिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत। मैंने सेनेट में 3 साल तक ट्रेनिंग दी है जब रज़ा रब्बानी साहब थे। तो मैंने एक क्रैश कोर्स तैयार किया था अपने यंग और नए मेंबर लेजिस्लेटिव के लिए। 3 महीने का कोर्स था, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनिंग थी। तो बस अल-अमान अल-हफ़ीज़, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो जब ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी या चाय डिस्कस करते थे, तो कहते थे डॉक्टर साहब हमें इस मुसीबत से निकालें, हम यहाँ पे इसलिए थोड़ी आए हैं कि आइन पढ़ें। मैंने कहा आप आइन नहीं पढ़ेंगे तो कानून साज़ी कैसे करेंगे? तो वो कहने लगे कि हम कानून साज़ी के लिए नहीं आए, हमें अपने इलाके के काम करवाने हैं। अब देखिए मेंबर लेजिस्लेटिव, उसका काम सिर्फ़ कानून साज़ी है। टास्क ही नहीं है, लेकिन परफॉर्म उसमें हाँ, लेकिन वो सड़क बनाने में इंटरेस्टेड है। ये मतलब कुछ ही सर, वाहिद मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे जब सड़क बनती है तो उसका इफ्तिताह करने प्राइम मिनिस्टर आता है। यहाँ पे इतने बड़े-बड़े ब्रिज बन गए, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज, कभी आज तक ना कोई प्रेज़िडेंट इफ्तिताह करने आता है, ना फूल पत्तियाँ होती हैं। बस डेमोंस्ट्रेटिव है, मतलब हम डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं। वो हमारे खारियाँ से हमारे एमएनए थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे कही, कहेंगे डॉक्टर साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ का मिज़ाज। मैंने कहा क्या बताइए? कहेंगे देखिए हम जो है ना, हम अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहेंगे वो नज़र नहीं आती है पब्लिक को। और हम सड़क में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या लाइट लगवाते हैं इलेक्शन से पहले, या सड़क सड़क काले रंग की होती है और वो जब चलती है तो सबको नज़र आती है, सब कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त काम किया। लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो है वो नीचे चली जाती है, वो नज़र नहीं आती है, तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सर। बात बहुत अहम है लेकिन फिर थैंक वो यू टाइम सर। पर छोड़ी थी। तो हम सहरिश के जानिब जाते हैं और उनसे क्वेश्चन लेते हैं। जी सहरिश, आपका माइक माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर आपकी टॉक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक चीज़ जो है ना मतलब एक आपको लगता है कि जैसे कि रिफ्रेश हो गई हैं चीज़ें। थैंक यू सो मतलब मच आपने सर। जहाँ से कवर किया और अभी अभी तक आए और ऑब्वियसली उसको रीसेंट चीज़ों से जोड़ा टू मेक इट मोर रेलेवेंट। आई गेस मेरा जो सवाल है वो इस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि जो स्पेशली इस बार जो इलेक्शंस 8 फरवरी के बाद हुए हैं और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से एक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इरोड हुआ है और इस बार पहली दफ़ा मैंने फील किया है क्योंकि मैंने 2018 में भी काफ़ी यहाँ पे भी लोग होंगे जिन्होंने आई एम श्योर ड्यूटीज़ की होंगी प्रिजाइडिंग्स की एंड अभी रिसेंटली जो आपने प्रिजाइडिंग की ड्यूटी की है क्योंकि हम लोगों की शायद उम्र इतनी नहीं है तो शायद हम लोग ये चीज़ें सुनते तो थे कि 1971 में ये हो गया 1987 में ये हो गया बट आई थिंक एक्सपीरियंसिंग इट फॉर योरसेल्फ कि जो आप लोगों ने रिजल्ट दिया वो रिजल्ट एंड इट्स नॉट जस्ट हेयर से मतलब वो रिजल्ट चेंज हुए क्योंकि मैंने तो एक रिसर्च भी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी की और एक और उसमें रिजल्ट चेंज हुए सो मतलब मेरा वो जो शक था वो बिल्कुल यकीन में बदल गया कि भाई ये चीजें सिर्फ टीवी पे नहीं आ रही देयर इज ग्राउंड रियलिटी टू इट सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो मेरा सवाल है कि अब गिवन दिस सर्कमस्टांसेस के व्हाट टीचर्स क्योंकि मेजोरिटी तो एचईटी डिपार्टमेंट या टीचर्स सेक्टर ही होता है जो इलेक्शन डेमोक्रेसी में आपने पढ़े लिखे लोगों का ही ट्रस्ट डेमोक्रेसी से तोड़ दिया अभी अगर आप कभी समझें लाइक मिराकुलसली आप अभी टीचर्स को या एचईडी को या किसी और डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को इंगेज करने की कोशिश करें इलेक्शंस तो इतनी ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस आनी है बिकॉज उतना ही ज्यादा बड़ा बैकलैश आएगा बिकॉज अभी भी वो जो हम लोगों ने एक एफर्ट की थी लाइक जो
जिसको कहते हैं कि सुबह से लेके और रिजल्ट प्रिपरेशन एंड रात को जाके सबमिट करवाने से लेके। सो एक तो ये कि उनके ऊपर आपने पढ़े लिखों का जो है ना डेमोक्रेसी से जो है एक आपने ट्रस्ट तोड़ दिया है। और शायद कोई अगर सोशल साइंटिस्ट हो या सोशल साइंस के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, वो तो इसको सोच सकता है कि यार डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग जो है प्रोसेस है, एवोल्यूशन है और ये वो। लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, उनका तो एक तरीके से एतमाद मेरे ख्याल है सिस्टम से टूट गया ना। सो गिवन दिस सर्कमस्टांसेस सर, आप क्या मतलब रिकमेंड करेंगे टीचर्स को जो पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट, कि उन्हें जब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो या पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहे हो, और एक अलमिया ये है कि हमारे स्पेशली कॉलेज सेक्टर में तो मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज की सीट्स ही नहीं है। सो जो साइंस टीचर्स हैं वो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहे हैं, जिनको वो जो खुद कहते हैं यार हम क्या पढ़ाएं, हमें क्या पता। सो वो एक खाना पूरी करते हैं कि उनको रीड करवा देते हैं, और जिस तरीके से हमारा एक हेट स्पीच एंड एक बयानिया नैरेटिव है पाकिस्तान की स्टडीज की बुक में। एंड मैं आज स्टूडेंट से बात करी थी और मैं कह रही थी हमारी टेक्स्ट बुक में क्या नहीं है, इसके ऊपर आप गौर करें। और हमारी टेक्स्ट बुक पे देर इज नो एम्फेसिस ऑन मार्शल लॉ, देर इज नो स्पीच ऑफ कायदे आजम, एक ऑब्वियसली वो सिलेक्टिव चीजें ली हैं। सो व्हाट शुड टीचर्स who teach political science, who teach Pakistan studies, and who are limited by the curriculum or the evaluation mechanism, what do you think they should be doing to enhance, the understanding of their students better in terms of this, कि democracy क्या होता है, rule of law क्या होता है, ये अपने rights के लिए आपको कैसे खड़ा होना चाहिए, या उनको क्या हम तालीम दे सकते हैं outside of whatever we are teaching? ओके, थैंक यू सो मच सैरिस। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपके स्टूडेंट बहुत लकी हैं कि उनको आप जैसी एक अच्छी उस्ताद मिली हैं, क्योंकि ये जो आपका बीच का जुमला है कि जो नहीं है पाकिस्तान हिस्ट्री में या स्टडीज़ में, उस पे गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो ट्रस्ट आपका टूटा है, मेरा बिल्कुल नहीं टूटा ट्रस्ट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से, क्योंकि मेरा ट्रस्ट था ही नहीं। तो जब था नहीं तो टूटने की कोई मतलब जो चीज़ है ही नहीं, तो वो टूटेगी कैसे? दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ अभी हुआ है, ये असल में क्योंकि हम जो भूलने का जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक मादा रखा है, वो एक ब्लेसिंग भी है, वरना इंसान कब से ही मर जाए। लेकिन ये जो कुछ अभी हुआ है, इट इज़ ओल्ड नॉर्मल, इट इज़ नॉट न्यू नॉर्मल, इट इज़ ओल्ड नॉर्मल। आप कह रही हैं कि ट्रस्ट टूटा, डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी पे मुल्क टूट चुका है। तो लेकिन हम उस वक़्त खामोश रहे। तो डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी पे मुल्क टूट गया। आप यू नो दैट मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में या तो ये तय कर ले रियासत कि इस सब्जेक्ट को हटा दिया जाए पाकिस्तान के कॉलेजेस से, क्योंकि ये वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ा भी नहीं सकते कि सही तारीख, क्योंकि अगर आप पढ़ाएंगे तो यू वुड बी इन ट्रबल। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एक फेक नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव किताबों में दिया जाता है। अब ये बच्चों को, यानी कि हम 14 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 1947 में जो मैप था पाकिस्तान का, वो मैप हम नहीं दिखाते हैं बच्चों। पाकिस्तान ने 2 दफ़ा जन्म लिया, और जो दूसरा वाला जन्म है वो उसमें बड़ी मेहनत की गई है। उसमें सिर्फ जानें दी नहीं गई, बल्कि जानें ली भी गई, और बड़ी सोच समझ के कार्व किया गया है सारी सिचुएशन। हम्म। तो तो ये जो कुछ भी अभी हुआ, यानी कि ये आप यकीन करें कि ये बहुत कम है। एंड थैंक्स गॉड के पंजाब से एक जो अवेयरनेस की वेव आई है, तो उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जो कि अगर ये वाकया अगर फर्ज कीजिए कोई बलोच पार्टी कर देती, तो इलेक्शन तो लड़ना दूर की बात, मतलब लाशें नहीं मिल रही होती। अगर ये वाकया कहीं वजीरिस्तान में हो जाता, तो वहाँ पे एयर बम्बार्डमेंट भी हो सकती थी। अब ये वाकया अगर कहीं सिंध में हो जाता, कराची में हो जाता, तो आप सोच सकती हैं कि उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो जो हबीब जालिब की बड़ी खूबसूरत नज़म जो उन्होंने गुनगुना के पढ़ी थी कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, वो आप सुनिएगा, बड़ी इंस्पिरेशनल नज़म है वो। जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान, तो पंजाब को अब ये रोल प्ले करना पड़ेगा, पंजाब के एजुकेशनल इदारों को रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा सहरी, जो आप अपने स्टूडेंट को भी बताएं, कि जो तदब्बुर और जो
तहम्मुल, तदब्बुर, ये बड़ी मीरास होती हैं इंसान की। सियासत में और विज़डम जो है उसको हमेशा जज़्बात को अक़ल के ताबे होना चाहिए। हुँ, और क्योंकि पॉपुलिज़्म बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। आप हुँ, पॉपुलिज़्म जो है वो इंसान को गलत डिसीज़न के ऊपर लेके चली जाती है। तो ये जो फ़िक्र है और तदब्बुर है, तहम्मुल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से आप इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हो, जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली ये मारिज़ वजूद में जो आया, ये उन यहाँ के लैंडलॉर्ड्स के ज़रिए आया कि जिन्होंने ये अपन कंसेंट दिया कि ठीक है, अब हम सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ वी ऑल नो दैट कि 1937 के इलेक्शन में यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब के जागीरदारों की पार्टी थी, जिसमें ममदूद, दौलताना, द्वेशक, खोसाज़, ये सब लोग थे। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किक आउट कर दिया था पाकिस्तान से, यानी कि पंजाब से। कोई एक सीट भी नहीं जीत सकी थी ऑल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर केपीके से खुदाई खिदमतगार, उन्होंने सारी सीटें ली थी। सिंध से नेशनल फ्रंट ने सारी सीटें ली थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी, वो सिर्फ मुस्लिम बंगाल से मिली थी। यहाँ जिस खित्ते पे वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान बनना था, उस खित्ते से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोई सीट नहीं जीत सकी। तो फिर वो नवाब ऑफ कालाबाग को जब सहाफ़ियों ने 1943 में और उनको दिल्ली में उनको सहाफ़ियों ने इंटरसेप्ट किया, कहा कि भई नवाब साहब, अभी तो आप कांग्रेस में थे और अब आपने मुस्लिम लीग जॉइन कर ली है। तो नवाब ऑफ कालाबाग ने जवाब दिया कि भाई उनका मैनिफेस्टो नहीं देखा जो वल्लभ भाई पटेल ने निकाला है कि हम जागीरदारी निज़ाम का खात्मा कर देंगे और हमारा कांग्रेस से अब कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी मुस्लिम लीग से बातचीत चल रही है। कि जो है वो उसके बाद हमारे जागीरदारी जो प्रिविलेजेस हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप देखिए आज आज भी अगर आप देखें, अब आप जागीरदार को उस शक्ल में नहीं देखेंगी, वो जो ड्रामा आया था क्या नाम था पंजाब का, वारिस। आप चौधरी हशमत की शक्ल में नहीं देखेंगी कि वो हाथ में वॉकिंग स्टिक लिए हुए है और मूछें उसकी बड़ी हैं। अब आपको जागीरदार टाई पैंट कोट में वेस्टर्न ड्रेस में नजर आएगा। उसकी 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 अच्छी शुगर की मिलें भी लगी हुई होंगी, उसकी ज़मीनें भी होंगी। उसका एक घर जो है वो मालम जब्बा में होगा, एक मरी में होगा, एक लाहौर के डिफेंस में होगा। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं जो हमारे और आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, तो इनका लॉ मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए आप अपनी सेहत का ख़्याल रखिए और पाकिस्तान के लिए हम सब अच्छी विश रखते हैं कि आई विश के ये कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करे और ख़ास तौर से यहाँ के रहने वाले जो इंसान हैं, उनको सुकून हासिल हो। वरना सहविश यकीन कीजिए कि स्टेट की डेफ़िनिशन के ऊपर पाकिस्तान के जो हालात हैं, आज के नहीं, हमेशा से, औरत का रेप हो जाता है और सड़क के किनारे बच्चों के सामने और उसको कह दिया जाता है कि रात को निकलने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए जो रियासत के ऊपर जो ट्रस्ट है और रियासत के इदारों पे जो ट्रस्ट है, वो इरोड हो चुका है। आज से नहीं, बहुत पहले। आई एम सॉरी, मैं हर साजिद आप मुझे रोक दिया कीजिए प्लीज़, सर मैं बहुत लंबा सर जवाब सर दे देता सर हूँ। बिल्कुल, थैंक हम आगे मूव करते हैं और सबूत सैयद की तरफ जाते हैं। हम सबूत अस्सलाम वालेकुम। यू। बहुत शुक्रिया वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। और मैं बस एक जगह डिनर पे बैठा हुआ था, लेकिन सारी तवज्जो मैंने हेडफोन लगाकर आपकी गुफ्तगू की तरफ रखी। थैंक अच्छा, यू ये सो आपने मच। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। मेरा थोड़ा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, तो सर ये जो इलेक्शन में तो 2002 से कवर करता रहा हूँ पाकिस्तान के, और हर आने वाला इलेक्शन पिछले वाले इलेक्शन से बदतर होता जा रहा है। और हमें हुँ, ये फील होता है कि पाकिस्तान में लिबरल डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो डेमोक्रेसी कंट्रोल है, और कंट्रोल डेमोक्रेसी भी कंट्रोवर्शियल है। यानी वो जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी इंतहाई जो मुतनाज़ सूरत हाल है। और अभी जो सैरिश बात बता रही थी, तो वो भी एक जगह सूरत हाल को देख रही थी और हम भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान का मॉडल है, और अजीब व गरीब सी बात यह है कि सर पाकिस्तान के चारों तरफ जो ममालिक हैं उनमें बड़े यूनिक मॉडल हैं। मिसाल के तौर पर आप ईरान में देख लें, तो ईरान जैसा निज़ाम हुकूमत हमें पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। हुँ, अफगानिस्तान में जिस किस्म का निज़ाम है, ये मॉडल हम पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई देता। हुँ, और जो चाइना के अंदर है, वो आप देख लें कि वो भी नक्शा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। और फिर इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो
मादर वो क्या माँ है जमहूरियत की ना, लेकिन हम हम्म, उसमें देखते हैं कि वो बड़ा उसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलिज्म की वेव वहां पर भी चल रही है और जो बुनियादी इंसानी हकूक है उन्हें जिस तरीके से मस्क किया जा रहा है, तो हमारे दाएं बाएं भी कोई अच्छा मॉडल नहीं है और हमारे मुल्क के अंदर भी कोई अच्छा मॉडल नहीं है कि जिसके बारे हम्म, में हम सोच समझ के गौर कर सकें और हम बता सकें कि क्या हो रहा है। हम्म, और इस सारे सिनेरियो के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि माफियाज के हवाले आप बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। वो इत्तेफाक की बात है, अभी जहां पर मैं बैठा हूँ यहाँ इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी बैठे हैं और अच्छा। सुलंगी साहब, तो अच्छा। उनके साथ मैं बात कर रहा था। मैंने कहा कि अच्छा वो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। मैंने कहा सर आप तो बहुत ही मजबूर वजीर हैं। तो एक वजीर है इसका बातदबीर होता है, एक वजीर है मजबूर होता है। हाँ, तो वो कह रहे हैं मैं क्या मरकजी अंजुमन मजबूरा है पाकिस्तान में। आप किसी हम्म, जर्नैल से बात करें तो वो सारा मलबा उठा के सियासतदानों में डाल देता है। सियासतदान से बात करें और ऐसा लग रहा है कि वो जो ग्रोह बन चुके हैं और हर ग्रोह अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। और इसमें बिल्कुल। नई नस्ल का क्या हो रहा है, हमारा जो नौजवान है वो किस तरीके से डीटैच हो रहा है। और ये सैरिश बहुत अच्छी बात कर रही थी कि हमने ये देखा था, चलें इमरान खान साहब का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है और जिस तरीके से पॉपुलरिज्म की बात करते हैं, मुझे उनसे शदीद इख्तलाफ है। लेकिन एक बात जिसका थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करूंगा कि पाकिस्तानी नौजवानों को उन्हें कहीं ना कहीं इस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया। अच्छा किया बुरा किया, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ा दिया कि ये मुल्क इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सर वो, क्योंकि मुझे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ, तो वहाँ बच्चे थोड़ा सा अच्छा माशी बैकग्राउंड जो है उनका है। लेकिन आप यकीन माने सर, मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि यार आप इस मुल्क में अपना फ्यूचर सेफ देखते या नहीं देखते। क्लास में कोई एक बच्चा मुझे नहीं मिलता जो ये कहे जी कि हाँ इस मुल्क के साथ उसका कोई महफूज है। तो इतनी मायूसी वाली बातें हैं, और मुझसे पहले जो 3 सवालात हुए वो भी बड़े मायूसी वाले ही थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपने भी कह दिया कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा यहाँ पे। तो मुझे बताएं कि कोई रे ऑफ होप, कोई उम्मीद की किरण यहाँ पे कुछ हो सकती है नहीं हो सकती। अब ये ना कहिएगा आपके फौज अगर सियासत में मुदाखलत बंद कर दे। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा जी, बिल्कुल नहीं। वैसे सबक एक बात है कि आपने यू आर वेरी सीम्स टू मी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ये जो हमारे यहाँ सोशल ये जो मीडिया पे जो एंकर्स आ गए हैं। आपने आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। ये जो आपने बात की है कि ये जो हर ग्रोह जो है, ये अपने मफादात के को प्रोटेक्ट करने के लिए सियासत में एंटर होता है, बड़े ग्लूमी स्लोगन के साथ कि हम सही, बिल्कुल। पाकिस्तान को 21वीं सदी में ले जाएँगे, कोई पाकिस्तान को चाँद पे ले जाने की बात कर रहा है। तो ये ग्लूमी स्लोगन के साथ, लेकिन इसीलिए मैं अपने नौजवानों को भी ये बात समझाता हूँ, कहता हूँ जब भी मेरी इनसे कोई इंटरेक्शन होता है कि आप इस वक़्त फ़िलहाल पढ़ें। आपका जो ये जो समझिए कि 16 ईयर ऑफ एज से लेके 25 इयर्स ऑफ एज जो है, ये बड़ी कीमती एज होती है, क्योंकि इस वक़्त इंसानी ज़हन जो है, वो डिस्कशन से डिस्कोर्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमारी इस पूरे निज़ाम ने ना सनमकदे बना दिए हैं, और हमने अपने-अपने सनमकदे में रखे हुए हैं। और जब हम कहते हैं कि फलाँ ने शऊर दे दिया या फलाँ ने शऊर दे दिया, सियासी शऊर उस वक़्त आता है कि आप सवाल उससे करें जिसको आप पसंद करते हैं। आप उससे भी हम्म, सवाल करें, जिसको बहुत खूब। आप अपने ओपोनेंट के लिए तो सवाल करते रहेंगे, लेकिन आप उससे भी तो सवाल करें जिसको आप पसंद करते हैं। बाकी जो आपने नौजवानों का बताया, किसी एक का भी मुस्तकबिल किसी ने नहीं कहा कि हमें अपना मुस्तकबिल सेफ नज़र आता है। ये मामला सिर्फ़ नौजवानों का नहीं है। ये जब आर्मी जनरल रिटायर्ड होता है तो उसको भी अपना मुस्तकबिल सेफ नहीं नज़र आता। और वो प्रेफ़र करता है कि बाहर मुल्क में ही जाके सेटल हो। यानी कि आप देखिए कि ये मेरा ख़्याल से दुनिया का वाहिद मुल्क है, जहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर सेटल हो जाते हैं फ़ौरन। यानी कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होता हो कि जिसका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर दे, या जनरल्स बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर दें। तो ये ओवरऑल जो है, जिसमें जो सबसे मुझे जो सबसे 2 तबके बड़े सेफ नज़र आते हैं। एक वो जो कि फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, जिनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की टर्म मैंने यूज़ की, और दूसरा मौलवी। मौलवी भी बिल्कुल बहुत महफूज़ है, और इसकी एक्टिविटी भी सब टैक्स फ्री है। ये जितने सज्जादा नशीन हैं, इनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, ऐसे ही है सर। और इस करोड़ों के टर्नओवर पे कोई टैक्स नहीं है। ऐसे ही। वो
एक गोदल साहब थे, अब तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं हयात हैं, अल्लाह पाक अगर हयात हैं उनको हयाती दे। मेरा उनसे फ्लोर के ऊपर मुकालमा हुआ था, असेंबली फ्लोर, वो वाला फ्लोर नहीं, हम बाहर जब बैठते हैं, तो अच्छा। कहने लगे कि डॉक्टर साहब हम हर चीज़ पे तो टैक्स देते हैं, आप हमसे क्यों इतना और टैक्स चाह रहे हैं? हम जो ट्यूबवेल लगता है हम उस पे टैक्स देते हैं, जो बिजली आती है तो हमारे खेतों में हम उस पे टैक्स देते हैं, हम पानी पे टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल डलवाते हैं हम उस पे भी टैक्स देते हैं हर चीज़ पे। तो फिर मैंने कहा देखिए ये सारे टैक्सेस आपने दे दिए, उसके बाद फसल कटती है और फसल के बाद आपको 10 करोड़ रुपए की अर्निंग होती है, उस पे टैक्स कौन देगा? क्योंकि टैक्स तो हम भी दालें खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ, उस पे भी टैक्स देता हूँ, मैं कपड़ा खरीदता हूँ। तो क्या मेरा ये दलील सही होगी कि जो मैं अर्न कर रहा हूँ, जो मुझे सैलरी मिल रही है, उस पे कोई टैक्स ना काटे? क्योंकि इन सब टैक्स देने के बाद जो मेरी सैलरी आती है, उस पे टैक्स लग जाता है फ़ौरन। हमारी आपकी सैलरी पे टैक्स डायरेक्ट डिडक्शन हो जाती है। लेकिन जो वडेरा है, जागीरदार है, उसकी उसकी यील्ड के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जो वो यील्ड करता है। दूसरी बात कि वो सहरिश ने भी बात की और आपने भी बात की कि देखिए हमारा जो कैमरा है, वो सुबुक साहब वो ज़्यादातर फ़ोकस रहता है लाहौर पे, इस्लामाबाद पे, गुजरांवाला पे, कराची। फैसलाबाद पे, कराची, हैदराबाद पे। हमें ये पता ही नहीं है हमें ये पता ही नहीं है कि देही इलाकों में क्या हो रहा है। मैं 4 दफ़ा प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर रहा हूँ, 1998 से लेके और 1994 तक। उस ज़माने में हुकूमतें हमारे जो सदर साहब थे अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, वो हुकूमतें तोड़ने के बड़े एक्सपर्ट थे, क्या नाम था उनका? गुलाम गुलाम शाह हसन खान। खान जी, तो वो उन्होंने 2-2 साल पे सबकी हुकूमतों को फ़ारिग किया। पहले तो लगावी साहब ने भी किया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, तो हमें जल्दी-जल्दी मौका मिल गया बनने का प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो वो मैं चा आप यकीन करें कि जो राजनपुर में या सिंध के देही इलाकों में जो बैलेट बॉक्स जाता है, वो वडेरे की औताक पे उतरता है। कोई जर्नलिस्ट कराची का वो लाड़गाना के मज़ाफ़ाती इलाके में कवरेज के लिए नहीं तैयार होता और जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा वहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सेस ही नहीं है। और जो पुलिस वाला ड्यूटी देता है वो उनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहता है कि सर आपको इलेक्शन करवा के चले जाएँगे, मुझे इसी वडेरे के साथ गुज़ारा है। तो हमें भी पूरे पाकिस्तान में कंट्री साइड पे क्या हो रहा है, राजनपुर में क्या हो रहा है, हमें नहीं बिल्कुल पता चलता है। तो इसलिए पाकिस्तान में जब डेमोक्रेसी आती है तो वो बहुत ही एक डिफ़ॉर्म्ड शेप में आती है। वो फ़ॉर्म्ड शेप नहीं होती उसकी, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप वज़ीर मजबूर के साथ आप अपनी जो गुफ्तगू जारी रखिए और नहीं सर, वो आपको अंदर बैठे हैं, लेकिन सर एक छोटी सी बात जो थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल सबूत पहले साहब भी हम हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। सबूत सबूत साहब हम ना जी सर। 30 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं सॉरी तो सॉरी सॉरी हाँ सॉरी शॉर्ट्स सॉरी। अगर नहीं आप प अब मैं हाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाली थॉट शेयर कर देते हैं सबुक साहब को। जी जी प्लीज़ अगर साजिद अच्छा अगर बस टाइम है तो। हाँ, नहीं सर नहीं छोटी सबूत सी साहब बात आप ये कर है ना लें कि हम और सर उसके ये बाद देख रहे हैं हम कि हमारे यहाँ सर बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता है जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है सर। अब थोड़ा सा हालात तो बदले हैं लोगों के जहनों में, लेकिन सर ओवरऑल आप जो आम तबका है ना, उससे अगर थोड़ा सा आप पूछें तो वो असल में उसको जो निसाब तालीम में जो कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है, भले वो मजहबी तारीख है या पाकिस्तान की तारीख है, उसके अंदर सिर्फ से एक ही तबका है जिसके पास क्लीन ड्रेस है, क्लीन चिट है, क्लीन हर चीज क्लीन है। वो है पाक फौज का हमारा मौलवी। और वो जब क्या कहते हैं हुँ, ट्रांसलेट होता है लोगों में आके, तो लोग ये समझते हैं कि एक तो ये कि हमारे पास जो निज़ाम हुकूमत है वो जमहूरियत वाला नहीं, एक ही बादशाह हो, अमीर मोमिन हो, खुलफाए राशिदीन का हुँ, निज़ाम हो। वो सर उसी के मुताबिक अपने आप को सोचता है कि जमहूरियत तो हुँ, यहाँ पर कहीं ना पढ़ाई गई है ना सिखाई गई है। घर से हुँ, लेकर दरबार तक हुँ, एक ही हुँ। रवैया है, वो आमराना रवैया है, वही चलता है। जी, जी। तो इसमें जमहूरियत को और ये आमराना रवैया सिर्फ़ मिलिट्री डिक्टेटर तक महदूद नहीं है। नहीं, घर ये से शुरू होता है ये इसका। ये नहीं ये पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग हैं, उनका भी रवैया बहुत जी आमराना है। जी इनमें जी। से आप किसी से भी पूछ लें, कोई सिटी गवर्नमेंट के हक में नहीं है, क्योंकि ऐसे ही डेवलपमेंट तो सिटी गवर्नमेंट कहलाती है। ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से डेवलपमेंट फंड निकल जाए। हम जब ऐसे ही। फौज को कहते हैं कि आइन में रह के काम करें, तो सियासतदानों को भी आइन में रह के काम करना चाहिए। सियासतदानों को 15 करोड़ रुपए देना उनके हलके के डेवलपमेंट के लिए, ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है। ये लेवल करप्शन। प्लेइंग हाँ। फील्ड नहीं है
नहीं, उस आदमी के लिए भी नहीं है कि अगर कोई नया आदमी अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहा हो, तो आपने 40 करोड़ तो मौजूदा आदमी को दे दिए डेवलपमेंट के लिए हल्के की, और वो जो बेचारा नया लड़ने के लिए आएगा, उसके पास क्या होगा बताने के लिए? तो पैसा एमएलए के पास पैसा नहीं होना चाहिए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो ये है। थैंक यू सर, साजिद साहब, थैंक यू। थैंक यू सुबह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम लोगों ने जो है ना तकरीबन कोशिश की है विद इन 30 मिनट में इसको कवर अप किया। तो अब मैं शाहिद साहब की हैंड ओवर करूंगा कि वो फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। यू आर वंडरफुल मॉडरेटर्स। वारसी साहब, आपने अपना सवाल कुर्बान कर दिया वक्त पे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था, अगर आप इजाजत दें तो, और जवाब भी आप छोटा ही होगा। मतलब इतना भी एहतियात ना करें, आप क्वेश्चन कर। जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन ये था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेमोक्रेटिक हों या नॉन डेमोक्रेटिक हों, उसका डिक्लाइन आता है पॉपुलेशन के अंदर। और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि अदलिया को जिस तरह रोंदा जा रहा है या इस तरह और इदारों को, तो ऐसी सूरत में ये बात तो बहुत क्लियर है कि कोई भी सोसाइटी जो है अ, उसको रन करने के लिए इदारे तो चाहिए आपको। तो अगर आप एज एन गवर्नेंस स्टूडेंट ये चाहें कि मैं जो है वो कोई रोल प्ले कर सकूं कि इन इदारों के डिक्लाइन के ऊपर जो है वो कोई क्रिटिकल एनालिसिस या किसी तरह बात की जा सके, जो कि जनरली इन लोगों से नहीं की जा सकती, जो कि बहुत ज्यादा जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है जहां आप कम से कम ये बात जरूर कर सकें कि जो हमारे इदारे हैं उन्हें स्ट्रेंथन कैसे करना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और कैसे उनको फ्लरिश करना है? बहुत अच्छा सवाल है साजिद, तो इसका बड़ा मुख्तसर जवाब है, मैं लंबा जवाब नहीं दूंगा। कि इसमें हम एकेडमिक्स में बड़ी गुंजाइश है, एकेडमिया में बड़ी गुंजाइश है, वो इस पे बहुत ज़बरदस्त क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकता है। बस सिर्फ ये है कि आप नामों को अवॉइड करें, यानी कि पर्सनालिटी टारगेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो टारगेट हों। कि फॉर एग्जांपल द इम्प्रूवमेंट ऑफ जुडिशरी, ये यहाँ पे भी, यूरोप में भी इसके ऊपर बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि जो जुडिशल कंट्रीब्यूशन है एक सिविल सोसाइटी के लिए, तो जुडिशरी, यूरोप की जुडिशरी भी फेल हो रही है सिविल सोसाइटी की को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल से हम ये कर सकते हैं काम, कि हम इसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन उमूमन जो है वो उसको बच के करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वही मैं कह रहा हूँ कि अभी एक नई किताब आई है, और उस कनाडा के ऊपर, उसमें ऑथर का टाइटल ही किताब का ये है कि व्हाई नॉट कनाडा शुड बी द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कि वो क्या है कि कनाडा अपना एग्जिस्टेंस खत्म करे और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिले, इट इज़ ए नेचुरल यूनिफिकेशन। क्योंकि अगर आप देखें तो वैसे कनाडा एक लेयर है छोटी सी, 300 किलोमीटर के ऊपर कोई रहना नहीं चाहता कनाडा की। कनाडा की पूरी आबादी जो है वो अमेरिका के बॉर्डर के साथ साथ है, क्योंकि 300 किलोमीटर के बाद लिवेबल नहीं है मामला, -35 -40 नॉर्मल टेम्परेचर। और वो उस आदमी को हर जगह यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है इस टाइटल के बाद। हमारे यहाँ अगर ये टाइटल कोई लिख दे, तो मेरे ख्याल से उस आदमी का मिलना ही मुश्किल हो जाए। हम जिन्ना साहब पे कोई क्रिटिकल आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे इदारों ने फेक तरीके से जिन्ना साहब को सनम कदे में बैठा दिया। यहाँ पे जो फाउंडिंग फादर हैं अमेरिका के, उनके ऊपर बहुत क्रिटिकल असेसमेंट आए, उनकी पॉलिसीज पे क्रिटिकल असेसमेंट। यहाँ के जो फाउंडिंग फादर हैं मैकडोनल्ड, जॉन मैकडोनल्ड, उसको रेसिस्ट डिक्लेयर किया गया। एक ऑथर ने लिखा है कि उसको तो फांसी देनी चाहिए, क्योंकि उसने एबोरिजिनल को बहुत मर्डर किया था। एबोरिजिनल का इनके जो 3 प्रोविंसेस थे, अल्बर्टा, सस्केचुअन और मैनिटोबा, इसमें उसने बाय डिज़ाइन इनको जो है उनका जीनोसाइड किया। तो उन जॉन मैकडोनल्ड हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ कनाडा, वो यहाँ पे, लेकिन हम जिन्ना साहब की किसी भी पॉलिसी को हम अगर खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल एवेल्यूएशन भी दे दें, आप देखिए कि उसको हमारा ये सोशल मीडिया देखिए साहब, तारिक साहब ने ये लिख दिया जिन्ना साहब के बारे में। जिन्ना साहब इंसान थे, जिन्ना साहब से गलतियाँ हो सकती हैं, जिन्ना साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे। जिन्ना साहब को जिस इलाके में पॉलिटिक्स के लिए दावत दी गई थी, जिन्ना साहब उस इलाके में रहे नहीं थे, उसकी डायनामिक से वाकिफ नहीं थे जिन्ना साहब। अब कह दें या तो ये झूठ है कि नहीं, जिन्ना साहब लाड़काना में उनकी सारी जिंदगी गुजरी, या खाविया में उनका घर था, वो पैदा वहीं हुए थे। ऐसा तो नहीं था। वो तो बहुत अर्ली एज में लिंकन्स इन चले गए थे कराची से।
उसके बाद फिर वो दोबारा कभी नहीं आए, उनका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कलकत्ता में गुज़री। तो इंडिया आने के बाद इस खित्ते की डायनामिक्स टोटली मुख्तलिफ डायनामिक्स थी। तो अब हम ये मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब आप ये कहीं लिख देंगे, तो बिला वजह के लिए एक एक जो है वो हमारे सूडो पैट्रियोटिक, इनके लिए मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ सूडो पैट्रियोट, ये एकदम आ जाएँगे और आपको फ्रेम करने लगेंगे कि ये जैसे अभी तारिक साहब अभी उन खातून का केस हुआ, वो अरबी लिखवाई हुई थी वो। तो वो अब अरबी में तो भई गालियाँ भी अरबी में होती हैं। मतलब अ, हद है। मतलब ये एक्चुअल वाक़या बता रहा हूँ कि दुबई में कॉन्सर्ट हो रहा था। तो वो कोई साहब थे, उन्होंने देखा कि अरबी लिखी हुई है और ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो स्टेज के पा आ गई। तो उसने फ़ौरन चूम के उसको कहीं ऊपर रख दिया। तो फिर कुछ लोग आए और देख कहने कि भई ये एक हमारा सफ़ा मिस हो गया है। तो उसने कहा कि एक तो मैंने वहाँ रखा है, वो तो अरबी ज़मीन पे थी। कहेंगे भई वो गाने के बोल थे वो। वो गाना लिखा हुआ था अरबी में हमारा, आपने उसको ऊपर लिख दिया। तो हम अरबी हम अरबी को समझते हैं कि अगर अरबी लिखी हुई है, तो उसको आँखों से लगाना चाहिए ये। पाकिस्तान में ये है मामला। बिल्कुल सही। अच्छा अ, अच्छा मैं एक वो आपकी बात से आइडिया आ रहा था जो आप कह रहे थे कि 2 तबके बड़े सेफ हैं। तो इतने हुँ। नौजवान मायूस हैं तो उनके लिए कोई कोर्स इस तरह का कोई ट्रेनिंग बनाई जाए जिसमें वो सेफ तबकात में शामिल हो सकें, बजाए इसके कि वो वाह! बहुत अच्छे। वो पता नहीं हमारे माशाल्लाह पार्टिसिपेंट जो है यंग है, अब हम तो लाज़िमी बात है एक बुढ़ापा शुरू हो चुका है हमारा, तो वो शायद इसको एन्जॉय करें। वो एक पीके मूवी आई थी तो आमिर खान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ भगवान की तस्वीर लगा ली थी चेहरे पे। जब कोई इसे मारता जाने जाता था एकदम भगवान की तस्वीर देख के वो जो है वो जो है वो फ़ौरन उसकी पूजा पाठ शुरू कर देता था। तो रिलीजियस रिलीजन जो है वो तो वो किसने ये बात कही थी कि पैट्रियोटिज्म इज़ द बेस्ट रिफ्यूज ऑफ ऑल द क्रिमिनल्स। ये हुँ, क्रिमिनल्स के लिए पैट्रियोटिज्म जो है ना बेहतरीन एन्क्लेव है। आप या तो हुँ। तस्बीह लें हाथ में, सुभान अल्लाह और पढ़ते रहें और तस्बीह को दिखाएँ भी पब्लिक को, या फिर आप इधर कोई भगवान की तस्वीर लगा लें। तो वो और ये मैं आपको यकीन कीजिए मैं पेशावर में था, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये भगवान वाला पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बता तो हम हाँ, लोग हाँ। केएफसी में खाना खाने जाते थे अक्सर। तो वो जब तस्वीरें गुस्ताखी हुई थी, तो सब आग लगा दी थी पेशावर में केएफसी और मैकडॉनल्ड को। तो तो आग लगा दी थी, तो वो केएफसी का शीशा तोड़ दिया था। तो 3 दिन बाद वो केएफसी वाला जो है, वो शीशा लगा रहा था तो उसके ऊपर कलमा लिखवा रहा था। मैंने कहा यार ये तुम कलमा क्यों लिखवा रहे हो? कहेंगे अब ये पत्थर मार के देखें तो फिर मैं बताऊँगी। सर सॉरी आपकी बात काटूंगा, वो उसका नाम था चीफ बर्गर। चीज़ बर्गर अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जी, चीफ बर्गर था। और सर वो हमारा दोस्त था, कलमा हमने लिखवाया था सर उससे। अच्छा देखिए। ओके अच्छा, अच्छा चीज़ बर्गर जी, 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 यूनिवर्सिटी रोड पे था ना? सर हम पेशावर की वहां पर रोजाना जाते थे। तो वो सर जमीयत वालों ने वो उसके खिलाफ कौन सा अखबार था, रहमत शाह अफरीदी का, अच्छा, फ्रंटियर पोस्ट, उसमें आर्टिकल अच्छा जी। छपा था ना, जी, उसके जी, खिलाफ जी, जी, मुजाहरा जी। हुआ था। ओके, ओके। अच्छा प्रोफेसर साहब 2 सवाल हैं, एक शफीक साहब हैं और एक डॉक्टर राहत, ये दोनों काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो जी, दोनों सवाल प्लीज़। इकट्ठे ले लें, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शफीक साहब और डॉक्टर राहत हैं हमारे साथ? डॉक्टर राहत मेरा ख़्याल जी। अच्छा इरम है, डॉक्टर राहत नहीं है। अच्छा शफीक साहब आप और डॉक्टर इरम दोनों क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से लेते हैं रिस्पॉन्स। जी शफीक साहब। शफीक साहब अनम्यूट करें। शफीक साहब अनम्यूट करें। शफ़ीक साहब अनम्यूट हैं। हाँ, मेरे ख़्याल से फिर वो माइक में शायद मसला है, आवाज़ नहीं आ रही ना, माइक में जी, आई जी। थिंक मसला। आपसे इरम से ले लें क्वेश्चन मेरे ख़्याल हाँ, से फिर। जी इरम आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान बना 1947 में और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पाकिस्तान की, तो सर जो उस असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका जो वोटर था वो भी वो कंस्ट्रेंट वोटर था, यानी उनकी भी एक क्वालिफिकेशन होती थी जब वो वोट डाल सकते थे। ये जनरल इलेक्शन तो नहीं हुए थे।
तो हम्म हमारी जो हम फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एक लिबरल डेमोक्रेसी वो कायम हुई, क्योंकि वो तो शुरू से पर मतलब फर्स्ट ही बड़ी सर ये अरे सब कुछ आवाज नहीं आ रही माइक है समझ। प्लीज जरा माइक बंद कर लें जो लोग डॉक्टर साहब क्वेश्चन कर रही हैं, बाकी दोस्त जरा माइक बंद कर लें, नॉइस आ रहा है बहुत। जी जी एवं जी प्लीज। सर फिर दूसरी बात ये कि जब 51 में जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया या असैसिनेट किया गया, जो भी, तो उसके बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट्स बदली बार बार, तो वो सारा तरीका तो नॉन जो है वो जमहूरी ही था, नॉन डेमोक्रेटिक ही था। तो डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, मेरा अपना ख्याल है कि कभी आई ही नहीं आज तक। थोड़ी बहुत जो कोशिशें हुई बीच में वो फिर माशाल्लाह से खत्म हो गई, जैसे ये 70s में जो कोशिश हुई थोड़ी बहुत वो तो खत्म हो गई। तो क्या ये ठीक जी थी? बिल्कुल। हमारे शुरू से ही हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डेमोक्रेटिक नहीं थी। जी 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 अच्छा प्रोफेसर बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल ये प्रोफेसर कमेंट क्वेश्चन आपका करते है। हैं, प्रोफेसर जी कमेंट है और बहुत अच्छा कमेंट। जी क्वेश्चन तारिक ले साहब। लें इकट्ठे, फिर आप जी इकट्ठे ही रिस्पॉन्ड कर दें, हमारा जी जी टाइम भी बिल्कुल फिर होगा। तो डॉक्टर बिल्कुल। राहत आ गई है। जी डॉक्टर राहत और फिर शफीक। जी जी डॉक्टर राहत। अस्सलाम जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपकी गुफ्तगू और particularly being student of parliamentary history और student of elections and politics and all that. सर हमारे यहाँ जितना analysis होता है जनरली हम सारे मसाइल की बुनियाद जो है वो डाल देते हैं establishment पे, other institutions पे and all that. तो सवाल कि क्या हमें थोड़ा सा अपने लेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, इंस्टेड कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, क्या अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड की वीकनेसेस की तरफ भी फोकस करें तो चीजें एक बेहतर पिक्चर या सोल्यूशन की तरफ एक बेहतर गाइडलाइन नहीं मिल सकेगी? थैंक यू जी सो मच। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। और मैं इस बात के बिल्कुल हक में हूँ कि जैसे अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम में एक आदमी सिर्फ 2 टर्म कर सकता है। मेरे ख़्याल से एक तो बहुत अच्छा फ़ैसला ये हो सकता है कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें जो इनकी टर्म्स को, ताकि नया फ्रेश माइंड और फ्रेश थॉट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में आएँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा जो एक लेंस है, ये लेंस हमें डेफ़िनेटली इसको वाइडर करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन को इस मतलब मैं किसी उसके हक में नहीं हूँ कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली द कॉज द देयर इज नो सोल कॉज, देयर इज नो वन कॉज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। बहुत सारी कॉजेज हैं और इसमें मेरे ख्याल से जो लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, आप जब तक के कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ नहीं जाया जाएगा, जब तक के जो है वो क्लास जो सेगमेंटेशन है उसको उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा। आप देखिए कि लेबर की नुमाइंदगी भी जो है वो साहूकार करता है, वो फैक्ट्री का मालिक करता है और जो एग्रीकल्चर तबके की जो नुमाइंदगी है वो जागीरदार करता है। आपको कोई भी जो है वो इस सेक्टर से नहीं मिला। हमारे यहाँ खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है लेकिन मजदूरों की सीटें नहीं हैं। हमारे यहाँ किसानों की सीटें नहीं हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स की सीटें नहीं हैं। तो इसको थोड़ा-सा और डेमोक्रेटिसाइज़ करना चाहिए और व्यवस्था व शजर से मायूसी की बात नहीं है, एफर्ट्स करनी चाहिए। लेकिन पॉपुलिज़्म को रोकना चाहिए। पॉपुलिज़्म मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और और ये जज़्बातियत बिल्कुल सही नहीं है। ये मैं सिर्फ़ मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, कोई पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब जी सुलह हदीबिया हुआ था, तो कुछ सहाबा बहुत जज़्बाती थे क्योंकि मुस्लिम सफ़ीर को कुरैश ने कत्ल कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं हम जंग करेंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं क्योंकि इज़ा जा नस्रुल्लाह में वो आ चुकी थी, वो जो सूरत थी कि फ़तह मुबीन सुना दी गई थी। तो उन्होंने 10 साल का मुआहदा किया और वो 10 साल कितने कीमती साल थे कि जिसमें फिर मदीना से फिर इस्लाम फैला। अगर जज़्बातियत का मुज़ाहरा किया जाता तो और ये तो मतलब ये अगर आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस देखें
तो राय उससे लेनी चाहिए जो साहिब राय हो। यानी कि जिस वक़्त पहली ग़ज़वा होनी थी तो बहुत सारे मशवरे आ रहे थे, तो रसूलुल्लाह पूछते थे क्या आपका कभी तजुर्बा है, कोई जंग लड़ी है आपने? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जिसको जंगों का एक्सपीरियंस हो। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया गया, वो 8-10 जंगें ईरान में लड़ चुके थे। तो इससे इससे रूल ये ड्रॉ किया जाता है कि राय उससे लेनी चाहिए जो साहिब राय हो। हुँ। बहुत शुक्रिया सर। जी शफीक साहब अनम्यूट करें और अब आप क्वेश्चन करें। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी आ रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, तस्वीर और आवाज़ दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक आज तो छोटा सा कमेंट है और उसके बाद सवाल है। हुँ, कमेंट, हमारे यहाँ काफी सारी बात हुई, किताबों में ये डालना चाहिए, किताबों में वो डालना चाहिए। देखें, जो भी आप जो मर्जी लिख दें किताबों में, इट डजंट मेक अ डार्न डिफरेंस। थिंग दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस आर रोल मॉडल्स। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी यूथ के लिए यू नीड रोल मॉडल्स। जैसे आपके रोल मॉडल होंगे वैसी आपकी सोसाइटी होगी। किताबें चाहे आप उनको कुरान दे दें, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस एज इंडिविजुअल्स। जो हमारे अकायद हैं, जो हमारे यकीन हैं, हमें उनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है अगर हम लोगों को वो सिखाना चाहते हैं। अगर मैं ये भी कहता रहूं कि जनाब मुझे बड़ा प्यार है किसी भी चीज से, लेकिन करूं मैं उसके उलट, ठीक है, यानी अगर मेरा यकीन तो इस बात पे है कि मजहब को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं अपने शीशे पे कलमा लिखवाऊं उसी बात पे, दैट्स नॉट अ रोल मॉडल। I mean, this is just a random example. So we need role models. For example, शाहिद साहब एक काम कर रहे हैं, you see the change. मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ डॉक्टर नवीद मलिक की। ही वाज आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड देन ही वाज chancellor, a rector for virtual university. He did a job, people respect him. That's how things grow, that's how things move. It doesn't, so अगर हर बंदा अपने लेवल पे अपनी यूथ के लिए एक रोल मॉडल हो जिसको यूथ फॉलो कर सके, in next 20 years a top nation. That's what I wanted to say in that regard. दूसरी जो बात है, हमारी इसी गवर्नमेंट लेवल पे जो बातें हो रही थी शुरू में, मुख्तलिफ जो लिबरल डेमोक्रेसी और पॉपुलिज्म और मोदी की बातें, तो हम लोग जो अपने पूरे दिलो जान के साथ और इंतहाई कन्विक्शन के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, हम किस मॉरल ग्राउंड पे मोदी का जो है हिंदुत्व या ट्रंप का जो है वाइट अमेरिका का नैरेटिव, क्या मॉरल या एथिकल ग्राउंड्स हैं हमारे पास उसको क्रिटिसाइज करने के? दैट्स माय क्वेश्चन। दैट्स ठीक। वंडरफुल। अच्छा, मैं शायद साहब इजाज़त है मैं जल्दी से जी, जी, क्विकली जी, आप रिस्पॉन्ड कर दूँ? ओके, प्लीज़। शफ़ीक साहब ने बड़ा बॉटम लाइन टच किया है और मैं जो इनका कमेंट है, उस पे मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि जो रोल मॉडल इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ बुक्स। तो मैं बसत एहतराम किताब की अहमियत से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि किताबें जो हैं वो इनकलाब लाती हैं और किताबों से दूरी जो है, ये माशरे को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और यही वजह है कि जब तक ये नॉलेज का पेंडुलम ये बगदाद और मिस्र के ऊपर था, तो मुसलमानों ने इजादात की थी। लेकिन जिस वक़्त ये नॉलेज का पेंडुलम वॉर ऑफ टूर्स के बाद जब ये स्पेन पहुँचा, तो स्पेन वालों ने इस पेंडुलम को होल्ड कर लिया। और फिर वो जो किताबें जो फ़ारसी और अरबी में मौजूद थीं, उनका ट्रांसलेशन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस लगा और 12,000 किताबें एक साल में, ये 1529 का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जबकि हुँ, सुल्तान मुराद ने 1700 में जब पहला प्रिंटिंग प्रेस कुस्तुनतुनिया में लगाया, तो कातिबों ने शिकायत की कि हम बेरोज़गार हो रहे हैं। तो सुल्तान मुराद ने वो प्रिंटिंग प्रेस उखड़वा के फेंकवा दिया।
के कातिब बेरोजगार हो रहे हैं, जबकि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस लग चुका था और डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज फैल रही थी। तो नॉलेज से और किताबों को की अहमियत किसी भी दौर में कम नहीं हो सकती है। हाँ, रोल मॉडल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो शफीक साहब ने पॉइंट किया कि रोल मॉडल जो है वो भी प्रोडक्ट होता है इंटेलिजेंसिया की और किताबों की। अब जो इनका सवाल जो ये तो कमेंट पे तबसरा हो गया। सवाल पे मेरा जवाब ये है कि ऑफ कोर्स नो डाउट कि हमारा मॉरल ग्राउंड बहुत वीक है मोदी के हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करने के लिए। जब हम देखते हैं कि जड़ावाला में और गुजरांवाला में क्या हुआ, तो ये हमारा रोल मॉडल जो है वो कम है और बहुत ही वीक है। और ट्रम्प जो है वो ये जो कंजर्वेटिव लेफ्ट की जो वेव आई है, ये सिर्फ वहाँ नहीं आई है, ये ईस्टर्न यूरोप पूरा इस वेव में आ चुका है। जर्मनी में मैंने आपको बताया एंजेलिना मर्केल की पोजीशन खराब हो गई इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद। और यहाँ कनाडा की पॉलिटिक्स को मैं बहुत क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो एक पॉपुलर वेव थी इसके हैंडसम होने की वजह से जस्टिन ट्रूडो के, लेकिन इसकी इमिग्रेशन पॉलिसी ने, आपको पता है कनाडा ने अभी हमारे यहाँ बहुत डिस्कस हो रहा है कि अगले 3 साल के लिए वीज़ा पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे पाबंदी लगा दी है अंडर ग्रेड के। और इनका नैरेटिव है, जो यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के जो पोलिवियर हैं, जो लीडर, उनका नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं, फर्स्ट फीड कैनेडियन फर्स्ट देन इनवाइट अदर्स, फीड कैनेडियन फर्स्ट देन इनवाइट अदर्स। अब जो कैनेडियन जॉब पे जा रहा है तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पहले ही से कैश के ऊपर काम कर रहा है। मतलब अगर वो यहाँ के कैनेडियन को कोई हायर करेगा तो उसको $17.75 देने पड़ेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो $15 पे काम करने के लिए तैयार। तो ठीक। ये शफीक साहब ये मामला है कि आप बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मॉरल ग्राउंड नहीं है हिंदुत्व को और मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हम ऑफिशियल जो हमारा सेशन है उसको क्लोज करते हैं, लेकिन मैं पॉपुलिज्म के हवाले से, अगर आपके पास वक्त है ना, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और जो बाकी दोस्त भी हमारे साथ रहना चाहें वो रह सकते हैं। तो हाँ, यहाँ मेरे पे पास हम बिल्कुल एग्जैक्टली 20 मिनट्स हैं। मुझे 9 बजे, क्योंकि मेरी 10 ठीक, बजे क्लास है मुझे 9 बजे बिल्कुल तक ठीक। का मेरे पास टाइम। तो सब तो दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू रहना चाहें वो मौजूद रहें, बाकी बिल्कुल जा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। तो मैं और यहाँ मेरी पे तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दीजिए सर। जी थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया सर सबका, एवरीवन, थैंक यू।